गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाओं में तीसरी और अंतिम अवधारणा देखेंगे, जिसे हमने कहा है नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। पहला हमने किया है प्रकृतिवाद, दूसरा किया है हमने संभववाद, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म में बच्चों, इसमें सीधे सरल शब्दों में यदि एक लाइन में इस बात को समझें तो वो इस तरह से है कि इसमें सिर्फ मध्यम मार्ग है। ना तो पूर्णतः मनुष्य को प्रकृति का गुलाम बताया है और ना ही विकास को सर्वोपरि माना है, मानव को सर्वोपरि माना है। ना ही तो प्रकृति को सर्वोपरि माना है और ना ही मानव को सर्वोपरि माना है। अर्थात मनुष्य के पास जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को हम इस तरह से उनका विदोहन करें कि हम जो हमारी आवश्यकता की ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता उतना तो उसको यूज़ कर लें, प्रयोग में ले लें और बाकी वापस प्रकृति को लौटा दें। और इस प्रकार से एक संसाधन जैविक तंत्र जो है पुनः एक चक्र के रूप में आरंभ हो जाए। अर्थात एक्सेस यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, एक्सेस यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल, या एक्सेस को हम कहते हैं वेस्टेज नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। प्रकृति से जितना लें उतना ही लें जितनी ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, इस विचारधारा को सबसे पहले हमने बोला मध्यम मार्ग की विचारधारा, और इसको जो विश्व के सम्मुख रखा अपने विचारों के रूप में, एक अवधारणा के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में वो रखा ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए थे। उनके फादर माइनिंग इंजीनियर थे, जो हम पूर्व में देख चुके हैं पहले चैप्टर में, इतिहास वाले चैप्टर में, मानव भूगोल के इतिहास में। फिर भी एक लाइन बता दूं, वापस ये ऑस्ट्रेलिया गए अपने फादर के साथ, क्योंकि इनके फादर खनन इंजीनियर थे, और वहाँ इन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया, डिग्री ली। इसके बाद इन्होंने अपना जो काम किया वो कनाडा के टोरंटो शहर में किया, और टोरंटो में करने की वजह से वहीं पर उन्होंने काफ़ी काम करा। जब 1950s में वापस ये अपने ऑस्ट्रेलिया कंट्री आए और यहाँ पर ये ताउम्र एक अपॉइंटी प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। इसी आधार पर इनको सन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की उपाधि भी दी गई। ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी 20वीं शताब्दी में भूगोल, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, जो इन्होंने 1951 में लिखी थी, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ना तो हम पर्यावरणीय नियंत्रण की उपेक्षा कर सकते हैं, मतलब हम ये टोटली कह नहीं सकते कि हमारे ऊपर पर्यावरण का या पर्यावरण के किसी भी एलिमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ये नहीं कह सकते। किंतु हम नहीं कह सकते, और लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में भी बंद के नहीं रह सकते, टोटली हम उसके ऊपर भी फुल्ली डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते। अर्थात मानव को अपने क्रियाकलाप तो करने होंगे, औद्योगिक विकास भी करना होगा, वापस वो जंगलों में जाकर रह नहीं सकता, परंतु इस तरह से करना है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि नुकसान पहुंचाए बिना हम अपना काम निरंतर करते रहें। क्योंकि मनुष्य ने, जैसे पहले औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ, इंग्लैंड की क्रांति हुई या फ्रांस की, तो उनमें कोयले को सर्वोपरि दिया। फिर जर्मनी वगैरह में इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, और सिंथेटिक क्लोथिंग को बहुत इम्पोर्टेंट दिया फ्रांस वगैरह के अंदर। तो कहने का मतलब हर क्रांति में ये बताया कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उसके कुछ भागों को हम लेबॉर्ट्री में भी तैयार कर सकते हैं। जैसे पहले रबर को प्राकृतिक रूप में रखा, परंतु जब हवाई जहाज उड़ने लगे तो उनके लिए ड्यूरेबिलिटी ऑफ रबर, उसमें मिक्स किया, सिंथेटिक रबर यूज़ हुआ, आदि अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं। तो कहने का मकसद कि प्रकृति पर पूर्णतः निर्भरता भी हमने कम कर दी, एकदम स्वतंत्र भी नहीं हुए, परंतु उसके अनुरूप हमने कई चीज़ों का उत्पादन किया। जैसे खान पान में देख लीजिए आप, पहले जैसे हमारा एक ईल्ड जो क्रॉप होता था वो बहुत ही फ्यू किलोज़ का होता था, प्रति हेक्टर उपज जो होती थी बहुत कम होती थी। फिर उसमें हमने मैन्योर्स डाले, पेस्टिसाइड्स डाले, और आज हमारा जो है खाद्यान्न जो है काफ़ी सीमा तक खाद्य उत्पादन बढ़ गया है। हमारा नहीं, मतलब पूरे विश्व की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे ही आपके
जो फिशिंग जो हम करते थे, एक्वायरिंग जो करते थे, वो प्रिमिटिव एस्पेक्ट पे करते थे कि अपने बस घर के तालाब या नदी के आसपास लिया और उसमें उपयोग। आज हम सालमन फिश, आर्कटिक क्षेत्र की सील मछली पूरे विश्व में कहीं भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उसकी रेफ्रिजरेशन, उसे पकड़ने की तादाद, मात्रा वो बढ़ गई है, टेक्निक्स इम्प्रूव हो गई हैं और उसको रेफ्रिजरेशन वगैरह के लिए भी सुविधाएं बन गई हैं। तो उसके हर हिस्से को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके एक अच्छे फूड के रूप में, सी फूड के रूप में विश्व में ये चीज़ रखी जा चुकी है। या जैसे आपका दूध का देखें आप, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की जगह जैसे आपका हाइब्रिडेड गाय हैं, जर्सी गाय जिसको कॉमन भाषा में हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे देसी गाय जो है वो 3 से 4 किलो दूध देती थी, अब जर्सी गाय आपके हिंदुस्तान में 50-60 किलो दूध भी देती है एक दिन में, 100 भी देती है, 150। और ह्यूस्टन जैसी कई इतनी वैरायटीज़ हो गई, इतनी नस्लें हो गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो कहने का मतलब हमने किस क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं किया, हर क्षेत्र में मनुष्य के खान पान, रहन सहन, बोलचाल, उसकी कृषि संबंधी अवस्थाएं, उसकी तकनीकी संबंधी दशाएं और उसके हाउसिंग निर्माण की दशाएं, उसके ट्रांसपोर्टेशन की साधन, सब में यातायात संबंधी साधन, सब में हमने विकास किया। पर ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि हमें मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम हो तथा मनुष्य एवं पर्यावरण में मैत्री संबंध बने। ये नहीं कि हम बेवजह ट्रीज़ काट रहे हैं या बेवजह डिगिंग करके मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं, खादानों को खोद रहे हैं। तो हमें ओवरऑल जो भी हम क्रिया करें उसमें हम अपने इकोसिस्टम को भी मेंटेन करते हुए चलें। यदि 10 पेड़ काटें तो 50 लगाने की कोशिश भी हम करें। तो इस प्रकार हमारा पर्यावरण भी बना रहेगा, जल चक्र भी आपका होगा, ऑक्सीजन का चक्र भी इम्प्रूव होगा, नाइट्रोजन चक्र भी इम्प्रूव होगा। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत जो कही जाती है ना कि राम जी री चिड़िया और राम जी रो खेत, ये कहावत अपने आप में बहुत बड़ी है। इसकी छोटी सी एक बात बताती हूँ आपको कि चाइना के अंदर, चाइना जैसी एज़ यू नो दैट इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, वहाँ पर कहा कि भाई ये चिड़िया जो है, मतलब इस बार उत्पादन खाद्यान्न का क्यों कम हुआ। तो वहाँ के कृषि साइंटिस्ट ने बताया कि ये चिड़िया जो है वो अनाज बहुत खाती है। तो वहाँ के शासन ने आदेश दिया कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। फिर दूसरे साल वापस उत्पादन कम हुआ तो बोले भाई साहब ये कीड़ा पड़ जाता था, कीड़ा पड़ गया फसल पे, तो कीड़ा जो है वो मारने की दवाई छिड़की तो उससे प्रोडक्शन ख़राब हो गया। परंतु हमारे यहाँ कहा जाता है कि राम जी री चिड़िया, तो ईश्वर ने ही चिड़िया को जन्म दिया है और राम जी का एक खेत है। अर्थात चिड़िया भी कहीं समहाउ एक अप टू अ लिमिट तक एक फूड चेन को बनाने में या एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में सहायक है। दूसरी भाषा में हम बात करें साधारण शब्दों में कि जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन सब का समाधान प्रकृति ने हमारे आसपास ही दिया हुआ है। और हमारे यहाँ तो ये आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो उस विचारधारा पर हमारे यहाँ काफ़ी हद तक जो हमारे देश की नीति है वो उपभोक्तावादी नीति नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या हमारी अभी भी विलेजर या टाउन्स में रहती है। तो जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद जो है, उसकी समस्या काफ़ी हद तक हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी डेप्रिसिएशंस होते हैं तो उस मशीनों के उसके अंदर पार्ट्स को रिप्लेस करने की बात कही जाती है। हमारे यहाँ अभी भी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, जैसे हमारे यहाँ टेलीविज़न ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक करके उसके पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। जापान में हर दूसरे साल टेलीविज़न सड़क के किनारे रख दिया जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सारे सड़क के किनारे रख दिए जाते हैं। वह गाड़ी आती है सरकारी और उठा के ले जाती है, एक डंपिंग हीप हो जाता है वहाँ पर, और उसको जिसको जहाँ जो पार्ट की ज़रूरत हो वो अपने आप उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ वो स्क्रैप की तरह हो जाता है। तो कहने का मकसद, हम लोग काफ़ी हद तक अभी भी प्रकृति के साथ सामंजस्य करके चल रहे हैं। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने मध्य मार्ग में सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि हमें प्रकृति के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए। और उनकी इस बात को नवनियतिवाद के जो मेन समर्थन हुए हैं, स्ट्राडर, उन्होंने भी अपनी पुस्तक द फाउंडेशंस ऑफ ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी में लिखा।
उन्होंने कहा कि हमें विज्ञान के दबाव में ना आना चाहिए और मनुष्य को प्रकृति की तरफ मुड़ने या प्रकृति की विजय या अधीनता ना होकर उसके साथ सहयोग करना चाहिए। उन्होंने ये बात कही। इसी प्रकार टेलर महोदय ने कहा कि किसी भी देश के विकास की गति को तीव्र, मंद या अवरुद्ध करने में सक्षम है। ये बहुत बड़ी बात जो मैंने पहले भी बताई है वाली आपको। लेकिन यदि हम में दिमाग है तो हम प्रकृति के साथ संतुलन करके चलें। अर्थात बच्चों, जो उन्होंने सिद्धांत दिया, किन्होंने, ग्रिफिथ टेलर ने, रुको और जाओ, ये नियतिवाद है, स्टॉप एंड गो। यहाँ पे स्टॉप मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हम कोई चीज़ को यूज़ करें, नेचर की किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम वृक्षों को ही काटने, हमें वृक्ष चाहिए पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए, तो उन्होंने कहा पहले देखो कि उसका कोई सप्लीमेंट है या वाकई हमें कितनी नीड है, या किस जगह के पैच को या किस प्रकार के पेड़ों को हमें नष्ट करना चाहिए और उसकी जगह हम कितना सप्लीमेंट और कितने नए उसकी जगह उगाएं। तो मतलब हर चीज़ को करने से पहले उसको इवैल्यूएट करो, उसको एक सटीक दृष्टिकोण देखो, पर्यावरण से संबंध भी देखो, मनुष्य समाज के हित क्या भी देखो और फिर आगे बढ़ो। इसी प्रकार टेथम ने भी ये बात कही कि व्यवहारिक संभववाद जो है, यहाँ नई चीज़ आ गई, नया वर्ड आ गया, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म कहा इन्होंने। ये कई बार इस चीज़ को भी कहा जाता है। और प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म ये 90s में बहुत ज़्यादा JNU वगैरह में पढ़ाया गया। ऐसे प्रसंभववाद जो वर्ड है, ये भी बहुत बड़ी बात है, जो कि OHK स्पेट ने 1953 में कही। उन्होंने कहा कि मानव अपने प्रयासों द्वारा निसंदेह विभिन्न संभावना का पता लगाता है और उसके अनुसार और उनके अनुसार प्रगति के पथ की ओर अग्रसर होता है ना। ये किसने कहा? सच्चाई है कि हमें जितनी चीज़ चाहिए होती है उन चीज़ों की हम बार बार खोज करते हैं और उसको यूज़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और उसके सप्लीमेंट को ढूंढते हैं। जैसे मैंने आपको रबर का एग्जाम्पल दिया, या आप खान पान की चीज़ किसी भी चीज़ का देख लीजिए। इसी प्रकार से बच्चों, इसी प्रकार जो मैंने कहा था, हेगेट महोदय ने ये कहा कि जो प्रोबेबिलिज्म है, प्रसंभववाद जो है, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन है, एक स्थिति ऐसी है जहाँ हमें वातावरण के साथ समझौता करके चलना पड़ता है और हमें उसके बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़, नई नई संभावनाएं, नई नई खोज और उसके अन्य ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना पड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चों, अन्य विचारधारा भी इसमें यूज़ हुई। उद्देश्यमूलक विचारधारा, टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो कि वातावरण के साथ मैन इज़ सुपीरियर टू नेचर एंड ऑल अदर क्रिएचर्स। ये तो सच्चाई है कि मनुष्य धरती पर सारे प्राणियों में सबसे ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है। और इस तरह से कई तरह के स्टेटमेंट्स आए कि मनुष्य का प्रकृति पूर्ण अधिकार है, उसको पूरा उपयोग करने का अधिकार है, उसको अपनी मानव कौशल और क्षमताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रकृति पर नियंत्रण करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो जो हमारी बहुत ज़्यादा प्रभाव और अनुकूलन और कंट्रोल, एनवायरनमेंट कंट्रोल, ये सारी जो बातें हम कह रहे थे, उन्हीं को इन्होंने कहा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी कुल मिलाकर के कि हमें पर्यावरण पोषणीयता, ह्रास, अवनयन, प्रदूषण आदि समस्याएं जो हैं, इन सब से लगातार जो हमारा उपभोग कर रहे हैं उसके साथ संतुलन करें और पर्यावरण को एक सही पोषणीयता के रूप में असंतुलन होने के लिए उत्तरदायी ना माने। अर्थात पर्यावरण का बैलेंस वे में उपभोग हम करें। इसी प्रकार से बच्चों एक नया वर्ड आया, आर्थिक निश्चयवादी विचारधारा, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें ये कहा गया कि हमें आर्थिक जो उपभोग है हमारा, या आर्थिक संतुलन, औद्योगिक विकास जो निरंतर हो रहा है, उसको हमें बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर अच्छे तरीके से देखते हुए, समझते हुए और फिर उसके साथ संतुलन करके हमें आगे बढ़ना है। जबकि बच्चों टेक्निकली आप देखो तो जो जितने भी, क्योंकि दो ही कॉन्सेप्ट में बताया ना आपको, वर्ल्ड के दो ही कॉन्सेप्ट हैं, विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र। विकसित राष्ट्र जितना क्लाइमेट या एनवायरमेंटल इम्बैलेंस को देख रहे हैं, ओजोन होल्स जो हैं, या केमिकल प्रोडक्शन है, जो एटॉमिक रिएक्शंस हैं, एटॉमिक असंतुलन वाली स्थितियां हैं, वो सब उन लोगों की देन है। और हमें ये कहा जाता है बार बार
कि आप अपनी जो वृद्धि विचारधारा की जो आपकी वृद्धि है, विकासशील विचारधारा की वृद्धि, संपन्नता और संप्रदाय, इसको आप कहते हैं कि आर्थिक निश्चयवादी विचारधारा है। ये कैसे भाई? ग्रोथ और इन्फ्लुएंस स्कूल कैसे हो गया ये? हम लोग तो उतना ही यूज़ करते हैं जितना हमें ज़रूरत है, पर फिर भी बार बार ब्लेम किया जाता है। पर फिर भी हम ये मानेंगे इस बात को कि जो आर्थिक निश्चयवादी विचारधारा है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक विचारधारा है, उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की बहुत अत्यधिक ज़रूरत है। और पाक महोदय ने इस बात को कहा कि ये हमें इसके बहुत एनवायरनमेंट का डिटोरेशन ना हो, अवनयन ना हो, और उसकी ग्रोथ के लिए हमें निरंतर कई दशकों तक आगे तक देख करके फिर उसके साथ हमें कार्य करना चाहिए। और पारिस्थितिक विचारधारा जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अभी आया है बच्चों, ये तो बहुत ही सही है, क्योंकि हमारा जो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी असंतुलन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इसलिए इसको रोकने के लिए, ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह मिले, इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी रिप्लेनिशमेंट, पुनः पूर्ति संसाधनों की, इस पर बल दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार से हमारा जो कुल मिलाकर के हमारी प्रवृत्ति है वो उपक्रमवादिता जो है वो चीज़ उसको आंतरिक विचार को निर्धारित करना चाहिए। यानी आंतरिक इच्छा व कार्य करने की प्रवृत्ति एक निर्धारक भूमिका निभाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इस तरह से मैं अपनी बात आपको समझाने में शायद सफल हुई हूँ। आज के लिए बस इतना ही। इस बार ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।